उच्च श्रेणी की पश्चिमी ड्रामा श्रृंखला येलोस्टोन में एक प्रसिद्ध दृश्य है। ग्राहक ने भाई की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसकी स्कर्ट ऊपर उठा दी, लेकिन हालांकि ग्राहक ने अपनी बेल्ट उतार दी, लेकिन ये केवल दूसरे भाई को उसे लगातार 10 बार कोड़े मारने के लिए था। यह अपमानजनक दृश्य उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में घटित हुआ। 1923 में मोंटाना में अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया था। एक ओर विशाल खेत और सुंदर काउबॉय हैं, तो दूसरी ओर स्टील और कंक्रीट से बनी ऊंची इमारतें हैं। जब भी चरवाहों और पशुपालकों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो वे मध्यस्थता के लिए शहर की अदालत में आते हैं। जेकब की जनजाति येलोस्टोन रेंज की मालिक है। हाल ही में आसपास के इलाकों से कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों को उसके इलाके में ले जा रहे हैं। इससे जेकब के कबीले के लोग बहुत नाराज हो गए। उसने बार बार जोर देकर कहा कि उन्हें सीमा पार करने की इजाजत नहीं है, लेकिन बन्ना के नेतृत्व वाले चरवाहों ने उनकी एक न सुनी। बैनर और जेकब जनजाति के बीच बारूद की तेज गंध थी, लेकिन इस समय जेकब जनजाति बैनर को गंभीरता से नहीं लेती थी। जेकब डटन परिवार का नेता है। वह, उसका भतीजा जॉन और परभतीजा जैक पूरे येलोस्टोन रेंज के प्रभारी हैं। जब भी वे तीनों चरने के लिए बाहर जाते, जेकब की पत्नी कारा हमेशा अंधेरा होने तक दरवाजे पर इंतजार करती। जब वह उन्हें देखती, तो कमरे में वापस चली जाती और ऐसा दिखावा करती कि वह अभी अभी जागी है। वह बहुत दृढ़ निश्चयी और मजबूत महिला थी। भले ही उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने भतीजे को अपने बच्चे की तरह पाला। यहाँ तक कि उसके भतीजे जैक की शादी भी कारा ने ही तय की थी। जैक की सगाई लिस से हुई है, जो एक अन्य पशुपालक की बेटी है, और जब भी उन दोनों में झगड़ा होता है, तो कारा शांति स्थापित करने का काम करती है। वह बच्चों के खुश चेहरे देखना पसंद करती है, जिससे उसे बहुत संतुष्टि मिलती है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष शांतिपूर्ण दिन खत्म हो गए। शेपर्ड बैनर ने जेकब के कबीले के प्रतिबंध की अनदेखी की और अपने आदमियों को रात में येलोस्टोन रेंज में ले गया। उनकी भेड़ें इलाके की सारी घास खा जाती थीं। अगले दिन याकूब का कबीला चरने के लिए पहाड़ पर गया और उसने ये देखा। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जेकब का कबीला बहुत क्रोधित था। अगर आज उनके पास ज्यादा लोग नहीं होते, तो जैक बैनर और दूसरों के हाथों मर जाता। किसी को उदाहरण बनाने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जेकब के कबीले ने बन्ना और उसके साथियों को निजी तौर पर मार डालने का निर्णय लिया। जैसे ही रात हुई, बैनर और उसके गिरोह को फांसी की सजा मिल गई, लेकिन जैकब्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि बैनर वास्तव में घोड़े पर सवार होकर बच निकला था। बैनर ने रस्सी काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके साथी पहले ही मर चुके थे। इस समय बैनर के मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, लेकिन जेकब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने बैनर की सभी भेड़ें छीन ली और लोगों को भेजकर उन्हें पास के भारतीयों को सौंप दिया। भारतीयों की स्थिति बहुत कठिन थी। अमेरिकियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उनके बच्चों को चर्च के स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया। इन बच्चों के साथ स्कूल में अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता था। अगर नन किसी को नापसंद करती थी, तो वे जानबूझकर उससे सवाल पूछती थीं, और अगर जवाब सही भी होता था, तो भी उसे पीटा जाता था। ताइना केवल इसे सहन कर सकी, लेकिन नन और भी अधिक आक्रामक हो गई तथा उसने उसकी भुजाओं को और भी जोर से मारा। आखिरकार ताइना से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने विरोध किया और नन को जमीन पर पटक कर उसकी पिटाई कर दी। उसके आसपास की सहपाठी ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन इस घटना का नतीजा ये हुआ कि ताइना को सजा के लिए पादरी के पास ले जाया गया। पुजारी निष्पक्ष लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह नन के साथ मिलीभगत कर रहा था। उसने नन को डंडे से 2 वार किए और फिर पलटकर टीना को 10 वार किए, जो सभी उसके नितंबों पर मारे गए। ये नन को टीना को गाली देने का एक और मौका देने के बराबर था, क्योंकि रात में नन सभी बच्चों को बाल धोते हुए देखती थी। कैसे बाल धोने हैं, कितनी देर तक धोने हैं और कहाँ धोने हैं, ये सब नन ही तय करती थी। दुनिया भर में 2 अरब लोग इस किरदार के लिए दुखी हैं। द रॉयल फैमिली प्रीक्वल में भारतीय लड़की ताइना को हर दिन नन द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता है। वह दिन भर कड़ी मेहनत करती है और रात में केवल प्रोटीन युक्त भोजन ही खा पाती है। ताइना का ननों के साथ झगड़ा हो गया और चर्च स्कूल को लगा कि वह अवज्ञाकारी है और उसे सीधे जेल में बंद करके दंडित किया गया।
ताइना को 2 दिन और 2 रातों तक एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद रखा गया और आखिरकार उसे तब तक छोड़ा गया जब तक वह तेज बुखार के कारण कोमा में नहीं चली गई। हालांकि जब वह बाहर आई तो उसे यातनाओं के एक नए दौर का सामना करना पड़ा। कुछ ननों ने उसकी शक्तिहीनता का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ की, जबकि अन्य ने उसके तेज बुखार का फायदा उठाकर उसे यातना देने के लिए जानबूझकर उसके बाथटब में बर्फ डाल दी। टीना ने ये सब चुपचाप सहन किया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। चर्च स्कूल हमेशा कहता था कि वे उन्हें वयस्क होने पर घर जाने देंगे, लेकिन इतने लंबे समय तक टीना को अपने रिश्तेदारों से कोई खबर नहीं मिली जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। उसे शक था कि स्कूल ने उन दोस्तों को मार दिया है। भारतीय मूल रूप से इस भूमि के स्वामी थे, लेकिन अब वे गुलाम बन गए हैं। स्कूल ने उनसे बहुत सारा काम करवाया और अगर वे इसे अच्छी तरह से नहीं करते तो नन उन्हें पीटती थी। नन वास्तव में ताइना को प्रतिरोध करते देखना पसंद करती थी, क्योंकि जितना अधिक वह प्रतिरोध करती उतना ही अधिक बहाने उनके पास उससे निपटने के लिए होते। टीना को हर जगह पीटा गया और नन ने उसे अपमानित करने के लिए उसके बाल भी काट दिए। टीना इस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएगी। वह रात को सो नहीं पाती थी। अगर वह एक कदम पीछे हटती तो हमेशा पीछे हट जाती। टीना ने नन से मौत तक लड़ने का फैसला किया। वह नन के कमरे में घुस गई और फिर नन के कमरे में जैसे को तैसा से काम नहीं चला। टीना ने नन को पलट दिया और उसकी गर्दन तब तक दबाई जब तक नन ने अपनी आखिरी सांस नहीं ले ली। फिर टीना ने मोमबत्ती जलाई और नन के चेहरे पर लाल रंग की अंगूठी जला दी। टीना ने चाकू इसलिए उठाया क्योंकि वह उस नन को मारना चाहती थी जिसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जब अगले दिन पादरी को नन की लाश मिली तो टीना पहले ही स्कूल से भाग चुकी थी। अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए टीना ने अपने पीछे टहनियां बांध ली। रात में ताइना को एक अकेला भेड़िया मिला। भेड़िया उसके करीब आ रहा था। उसने जोर से दहाड़कर भेड़िए को भगाया, लेकिन भेड़िया वापस आया और उस पर फिर से हमला कर दिया। वह जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गई, लेकिन भेड़िया वहां से नहीं हटा। इसके बजाय वह वहीं लेट गया और उसके नीचे आने का इंतजार करने लगा। ताइना ने भेड़िए का सामना इस तरह किया। अज्ञात समय के बाद भेड़िया गायब हो गया और उसकी जगह भेड़ों का झुंड और भेड़ों को चराने वाला एक भारतीय आ गया। संयोगवश वह भारतीय टीना के पिता को जानता था, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक टीना को अपने घर में ले लिया और अपने बेटे से टीना के पिता तक एक संदेश पहुंचाने को कहा। ताइना के पिता को एक बार येलोस्टोन रैंच से भेड़ों का एक झुंड मिला था, लेकिन अब अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उन्हें वह धन छोड़ना पड़ा। आज जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि दादी टीना की घर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये काम पुलिस वालों ने स्कूल से मिलीभगत करके किया है। उन्हें लगा होगा कि टीना घर लौट आई है, इसलिए वे उसे खोजने आए थे। दादी ने विरोध करना चाहा, जिसके कारण ये घटना घटी। टीना के पिता अब घर पर रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने दादी को दफनाने के बाद टीना को खोजने की योजना बनाई, लेकिन उसी समय संदेश देने आए भारतीय लड़के को परेशानी का सामना करना पड़ा। वापस लौटते समय वह स्कूल के पुजारी से मिले। ये देखकर कि लड़का बहुत बूढ़ा नहीं था, वे उसे बांधकर तुरंत स्कूल ले जाना चाहते थे। सौभाग्य से टीना के पिता समय पर पहुंच गए और लड़के को बचा लिया। उन दोनों ने रात भर टीना को खोजने की जल्दी की, लेकिन वे अभी भी एक कदम बहुत देर से थे। टीना को पुजारियों के एक अन्य समूह ने पाया जो उसकी तलाश कर रहे थे। हालांकि टीना ने अब लड़कों की तरह कपड़े पहने थे, फिर भी उन्होंने उसे जमीन पर दबा दिया, उसके कपड़े उतार दिए और उसके शरीर की जांच की। पुजारी ने टीना द्वारा एक आंख को बाहर कर दिया था और वह इतना गुस्से में था कि उसने टीना को चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन इस समय यंग के पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर से लौट कर रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और फिर उसे जमीन पर मौत के घाट उतार दिया। येलोस्टोन खेत, क्योंकि येलोस्टोन रैंच भी अब संकट में था और रैंचर जेकब जीवन और मृत्यु के कगार पर था। पहले सीजन में टीना को येलोस्टोन रैंच में एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। चरवाहे बैनर और अन्य लोगों पर भाग्यशाली हमले के कारण रैंचर जेकब को बैनर द्वारा पागल बदला लेने के लिए मजबूर किया गया। जेकब के भतीजे की पत्नी लिज को गोली मार दी गई और जॉन के ससुराल वालों को भी गोली मार दी गई।
जेकब की पत्नी कारा जल्दी से जॉन की पत्नी को आश्रय खोजने के लिए ले गई, जबकि जैक घायल लिज की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। दोनों पक्ष सतर्क थे, लेकिन दुश्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। बैनर ने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया, जाहिर तौर पर जेकब के पूरे परिवार की जान लेना चाहता था। घोड़ों का झुंड उनके आमने सामने आ गया। जेकब और उसके आदमी सिर्फ अपनी स्थिति बदल सकते थे। कवर के साथ वे वापस लड़ सकते थे, और वापस लड़कर वे बचाव के आने तक देरी कर सकते थे। लेकिन बैनर ने मार्शल आर्ट के नियमों का पालन नहीं किया। वह जेकब के पीछे पीछे गया और एक नवीनतम मॉडल सबमशीन गन निकाली। जेकब नीचे गिर गया, और केवल कारा और उसकी भतीजी की पत्नी बच गई। जीवित रह सकता है, खान में मदद के लिए पूछें। पैसे मिलने के बाद स्टोर मैनेजर बंदंगलान ने लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया। वे अंधेरे में शाही खेत में आए और यादों द्वारा पहाड़ पर रखे गए मवेशियों को चुरा लिया। मवेशी यादों के जीवनयापन के लिए पूंजी थे। मवेशियों के बिना वह बैंक ऋण का भुगतान नहीं कर सकता था, इसलिए खेत जल्द ही हाथों में चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही शाही खेत से मवेशियों की चोरी की खबर फैली, लिज की मां तुरंत आ गई। वह नहीं चाहती थी कि लिज यहाँ रहकर आने वाले कठिन दिनों को झेले, लेकिन लिज जैक से शादी करने वाली थी, और वह अपनी मां के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। जैक अपनी होने वाली सास से बहस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह उसके सामने से चली गई। कारा ने थप्पड़ का जवाब दिया और फिर विनम्रता से अपने ससुराल वालों को भेज दिया। जैक चोरी की गई गायों को वापस लेना चाहता था, लेकिन कारा ने मना कर दिया। जैक बैनर के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, खासकर तब जब बैनर के पास अब एक शक्तिशाली सहायक था। कारा इस मामले पर जेकब से बात करने गई, जिसने उसे सभी बची हुई गायों को बेचने और बछड़ों के बड़े होने के तुरंत बाद उन्हें प्रजनन करने का फैसला किया। इस प्रकार तत्काल समस्या का समाधान हो गया। जेकब ने सारा बोझ कारा पर डाल दिया। जैक फिलहाल पूरे खेत की देखभाल नहीं कर सकता था। उसे कारा की जरूरत थी ताकि वह अपनी चोट को बाहरी दुनिया से छुपा सके और उसकी ओर से विभिन्न बैठकों में भाग ले सके। कारा ने सभी को एकजुट होने के लिए बुलाने की पूरी कोशिश की। भीड़ में मौजूद बैनर ने उससे सवाल किया और कारा ने सीधे जेकब के अधिकृत हस्ताक्षर निकाले। उसने अपनी शक्तिशाली आभा से सभी की खुशी जीत ली। जब वह बाहर आया, तो उसने अपने आदमियों से कहा कि हस्ताक्षर वास्तव में उसके द्वारा किए गए थे। बैनर ने आकर उसका मजाक उड़ाया कि एक महिला वह नहीं कर सकती जो एक पुरुष कर सकता है, और कहा कि अगर वह लगातार दिखाई देता रहा, तो उसे जल्द या बाद में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जेकब ने हार मानने से इनकार कर दिया। कारा बैनर की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरी, लेकिन बैनर उसे परेशान करता रहा और सभी उपयोगी लोगों को मारने के लिए उसका मजाक उड़ाता रहा। इसलिए कारा उसे केवल इतना बता सकी कि उसका एक बहुत शक्तिशाली भतीजा है जिसका नाम स्पेंसर है। वह उन कुछ सैनिकों में से एक था जो क्रूर युद्ध के मैदान में जीवित रह सकता था और एकमात्र व्यक्ति जिसने बंदूक से मारने वाली सेना बनने की हिम्मत की। कल कारा ने स्पेंसर को एक पत्र भेजा, जिसमें उसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जल्दी से घर लौटने के लिए कहा गया था, लेकिन स्पेंसर अफ्रीका में बहुत दूर है। पत्र प्राप्त करने से लेकर उसके लौटने तक कम से कम आधा साल लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तब तक येलोस्टोन रांच अभी भी डुगन परिवार का होगा।